मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट और जिला महामंत्री चौधरी सुंदर सिंह। आज इनसे बात करने का मौका मिला है, मुलाकात करने का मौका मिला है। करते हैं भैया सुंदर चौधरी से बात। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑफिस और आंगन के अंदर। भैया जी, जो यहाँ पर आपकी उम्मीदवार लड़ रही हैं दीपिका चौधरी जी, उसकी क्या संभावना मानते हैं यहाँ के चुनाव में? देखिए, हमारी जो कैंडिडेट है दीपिका जी, उसके साथ एक बहुत बड़ा चेहरा नाम जुड़ा हुआ है अजीत वशिष्ठ, जिन्होंने इस अंबेडकर नगर की सेवा करी है। पूरे 25 से 30 साल सेवा करी है, निपक्ष सेवा करी है, जो साफ छवि ईमानदार। दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, चेहरे का चुनाव है। तो इसमें अजीत भाई हमारे साफ छवि ईमानदार छवि है। बिल्कुल दीपिका जी हमारी जीतेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी इस बार। आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त क्यों हैं? मतलब सॉरी, क्या जो दीपिका जी की जीत की किस कारण से मानते हैं कि जीतेगी? मैंने आपसे बोला ना कि ये व्यक्तिगत चुनाव है, चेहरे का चुनाव है। यहाँ पे लोग पार्टी नहीं देखेंगे कि ये पार्टी झाड़ू है या फिर बीजेपी है या कांग्रेस है। ये एक चेहरे का चुनाव है। और अजीत भाई एक ईमानदार छवि, जिन्होंने आज तक किसी से तू कह के बात नहीं करी है, बहुत ईमानदार और साफ छवि के अजीत भाई है। तो इसीलिए यहाँ के जो जितने भी 3 कैंडिडेट होंगे, उनका चेहरा देखा जाएगा कि कौन ईमानदार है, कौन ज़मीन पे काम करता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि भाई दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में आपको इनके अंदर क्या खासियत नज़र आती है और उनमें क्या कमियां नज़र आती हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले क्या बोला कि इनका एक इतिहास है। 25 साल का जो इन्होंने काम किया, जनता की सेवा करी है 25 साल से अजीत भाई ने, वो आज जनता के सामने आ रहा है। जनता को उनकी सहानुभूति मिल रही है कि उनकी उम्र 65 साल की उम्र हो चुकी है वैसे तो अजीत भाई की, लेकिन 25-30 साल उन्होंने जनता की सेवा भी तो करी है। तो लोगों की सहानुभूति मिलेगी नहीं मिलेगी? और साफ छवि और ईमानदार, आज तक किसी को छेड़ा नहीं उन्होंने। आपको जैसे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पर बीजेपी के निगम पार्षद रहे, उनके कार्यों में आपको कैसी तुलना लगती है कि विधायक साहब के काम ज़्यादा खराब रहे या पूर्व निगम पार्षद के कार्य कैसे रहे? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि हमारे इस वार्ड के अंदर क्या क्या समस्या है जो सिटिंग निगम पार्षद रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी हमारी यहाँ की समस्या रही है यहाँ के डेवली रोड के ट्रैफिक को लेकर, और एक यहाँ जो स्नैपिंग में जो चोरी होती है। प्रतिनिधि वो होता है जो जनता के दुख सुख में खड़ा हो जाए। आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई की यहाँ पे जो जिस तरीके से चोरियाँ चल रही है? अगर हम किसी के पास जाते हैं, जैसे लोकल पुलिस को फ़ोन करते हैं, हमारे लिए सुनने के लिए क्षेत्र के लिए कोई आदमी नहीं जो निकल के आए। ऐसे ट्रैफिक का मामला आता है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। आज तक विधायक साहब अजय दत्त साहब ने ट्रैफिक के बारे में कोई कदम उठाया ही नहीं। अरे भाई, आप विधायक हो, यहाँ के जीते हुए एक प्रतिनिधि हो, अगर आप चाहे तो एक्शन नहीं हो सकता है? 1 मिनट में एक्शन हो सकता है, लेकिन ये विधायक चाहता ही नहीं था इस एक्शन लेना। इसीलिए जनता यहाँ से परेशान है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है, चेहरे का चुनाव है। 3 कैंडिडेट है, तीनों कैंडिडेट में ये देखा जाएगा कि कौन ईमानदार है और कौन मेहनत कर सकता है, कौन हमारी दुख सुख में खड़ा है। जैसे कि मैं अभी जब घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे कुछ जगहों पर आचार संहिता लगे होने के बावजूद कुछ गलियों में विधायक साहब के फंड से कार्य होते हुए नजर आते हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल, ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, एक पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इसकी खंडन करता हूँ इस बात का, और इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग आदमी के क्यों बैठा हुआ है भाई? चुनाव आयोग एक पार्टी का नहीं होता, सबका होता है चुनाव आयोग। नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जहाँ पर भी दिल्ली सरकार के विधायक बैठे हैं, सभी जगहों पर इस समय जो काम 6 महीने या साल भर से रोक के बैठे हुए थे, इलेक्शन शुरू होते ही साथ ही कहीं पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कहीं पर रोड बनाए जा रहे हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, वो विकास कार्य जो 1 साल पहले भी हो सकते थे, 1.5 साल भी हो सकते थे, और वो वैसे छोड़ रखे थे लोगों को गड्ढों में गिरने के लिए। आप उन जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें?
देखिए ये लोग वो है नकली लोग, जनता को सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं। जब जब चुनाव आता है इनको जनता की याद आती है और 5 साल, साढ़े चार साल ये क्षेत्र से गुमशुदा होते हैं। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि इन लोगों को चप्पल मारनी चाहिए। आपने जब ऐसी बात करी तो मुझे याद पड़ रहा है कि आजकल दिल्ली के अंदर अधिकतर जगहों पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको लगातार आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हाथापाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं उनके निगम पार्षदों को और विधायकों को। कारण क्या है? ऐसा है, आज से सही 8 साल पहले एक सत्ता में आई पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मुख्य आदरणीय केजरीवाल साहब, जो सीधा रामलीला ग्राउंड पे खड़े होकर जिन्होंने देश से वादा किया, कस्में वादे खाई कि मैं आम आदमी हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ, मैं पार्टी बदलने आया हूँ, राजनीति करने नहीं आया, राजनीति बदलने आया हूँ। आज सारी की सारी फैसिलिटी ली इन्होंने, केजरीवाल साहब ने। यहाँ तक कि इन्होंने एक इनका बंगला है 600 गज का, 2 कमरे थे, आज उनमें 6 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी है। 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए उस बिल्डिंग को बनाने में, 12 करोड़ रुपये। जो कहते हैं भाई मैं कट्टरवाद ईमानदार, कट्टर ईमानदार। आज मैं ईमानदार से पूछना चाहता हूँ, ईमानदार साहब, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं चैनल के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से 90 लाख में, 80 लाख में टिकट बेची जा रही है। क्या यही वो कट्टरवाद है? जो कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है, 5 साल अपने बच्चों को नहीं देखता है, अपने परिवार को नहीं देखता है, उसके लिए पार्टी ही परिवार है। जब टिकट की बात आती है तो परिवारवाद शुरू हो जाता है, अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दी जाती है, पैसे वाले को टिकट दे दी जाती है। ये कैसा कट्टरवाद है, कैसा ईमानदार है? आज मैं पूछना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रख रहा हूँ कि केजरीवाल साहब, यही ईमानदारी है आपकी? आपने गरीब कार्यकर्ता की मेहनत को बेचा है आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो आप कट्टरवाद की बातें करते हो। आप राजनीति बदलने आए थे, आप लोग राजनीति बदलने की बातें करते हो। ऐसे राजनीति बदलती है क्या? ऐसे देश की सेवा होगी? आज आम आदमी पार्टी के अपने जो देवी और अम्बेडकर अगर विधानसभा के अंदर ही देखा जाए तो लगभग 40% इनके निगम पार्षद थे। क्या आपको उनके कार्य ठीक लगते हैं? जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, प्रेम चौहान, दिनेश कुमार और ज्योति जारवाल जी निगम पार्षद रही। ये दूसरों को कूड़े के ढेर दिखाते हैं, बताते हैं। क्या इनके निगम पार्षदों की कुछ कमियां दिखती हैं आपको? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रतिनिधि होता है निगम पार्षद, अगर जनता वहाँ से जनता का अगर काम नहीं कर पाएगी वो, फिर किस बात का उनका निगम पार्षद बनने का? बहुत सी गंदगी है। मैं भी थोड़े दिन पहले यहाँ से निकल के गया था तिगड़ी से, तो पूरा रोड पे गंदगियों का एक तरह का भंडार लगा हुआ था। वहाँ से बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। स्कूल के पास जो इतनी गंदगी हो रही थी, बच्चे मतलब इतनी स्मेल, इतनी बदबू आ रही थी वहाँ से। नरक की ज़िंदगी जी रहे लोग वहाँ पर, नरक की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं वहाँ पर। क्या ये निगम पार्षद का काम नहीं बनता क्या इसको काम करवाने का? आम आदमी पार्टी के एक राजाराम गौतम थे जो इलेक्शन टाइम से 1-1.5 महीने पहले कूड़े के ढेर दिखा रहे थे। वो दिनेश कुमार के एरिया का था या फिर प्रेम चौहान का था। राजाराम गौतम ने 5 साल चुप रहकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाई, जो कि 1.5 महीने पहले से हल्ला मचाना शुरू करा कि कूड़े के ढेर दिल्ली में हैं और उन्हीं के विधायकों के थे। उसको आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली के लोग मांगते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा कर दे बीजेपी और आम आदमी दोनों मिलकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोई काम पहली बात तो हुआ ही नहीं है। आप देखिए, कहीं भी चले जाइए, किसी कोने में चले जाइए, किसी वार्ड में चले जाइए, किसी विधानसभा में चले जाइए, कूड़े का भंडार लगा मिलेगा आपको हर जगह, गंदगी का। जैसे कि सड़कें टूटी मिलेगी आपको हर जगह। जैसे कि संगम विहार, हम दिल्ली कैपिटल एक शहर होने के बावजूद भी कहते हैं कि दिल्ली एक कैपिटल है। आज वहाँ सीवर की लाइन के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या यही कैपिटल है? लंदन बनाने की बात करते हैं आदरणीय केजरीवाल साहब, दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे। आइए ना संगम विहार में, तो आपको दिखाता हूँ कि लंदन कैसा है। नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, नरक की ज़िंदगी जनाब, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है। क्या संगम विहार में भी पानी फ्री मिल पाता है? अरे मेरे भाई, पानी की बातें कर दो, एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें
रात रात भर सो नहीं पा रही पानी के लिए, कि रात को 2 बजे पानी आएगा लेकिन पानी पहुंचता ही नहीं, उनके मतलब फ्रूटी तक पानी भी नहीं आता, आधे घंटे पानी होकर बंद हो जाता है। कहाँ पानी आ रहा, कैसी बातें करो, सब हवा हवाई बातें सब। मैं जब संगम बिहार गया, के ब्लॉक में गया, तो वहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया, एल ब्लॉक गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई हमारे यहाँ पर पानी बिकता है, बिगर पैसे के पानी नहीं मिलता है। 30 रुपये का आज के टाइम में ड्रम रोड पे रखोगे तो 30 रुपये का मिलेगा, और अगर आप गली के अंदर ले जाओगे तो 35 रुपये का ड्रम मिलता है। क्या सही सच बात है? यही रिपोर्ट है मेरे पास भी, मैंने भी सुना है कि वहाँ पे कुछ आम आदमी के कार्यकर्ता है जिन्होंने ठेका ले रखा है, टेंडर ले रखा है, पानी माफिया जिनको मैं बोलता हूँ, उनका सब मैंने उनके लिए एक नाम रखा है पानी माफिया। वो माफिया लोग हैं जो बेचते हैं पानी को। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए आदरणीय केजरीवाल साहब को कि कार्यकर्ता जो आपके आम आदमी के कार्यकर्ता जो लोग हैं जिन्होंने पानी बेचने का धंधा बना रखा है। अरे जल ही जीवन है, जल से बड़ा कोई चीज़ है, अब आप उसको भी बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए आदरणीय केजरीवाल साहब, और विधायक को भी, जो वहाँ के विधायक है उनको भी शर्म आनी चाहिए। जैसे कि ये तो पानी की सच्चाई है, क्या दिल्ली में सभी लोगों को सब्सिडी या बिजली फ्री मिलती है? देखिए भाई हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कुछ लोगों को दे मिलती हो तो मुझे नहीं पता। हमें तो कोई सब्सिडी, जनवरी से सब्सिडी बंद होगी हमारे पास, तो और लोगों के पास भी सब्सिडी बंद हो चुकी है आना। जैसे मैं सब्सिडी टाइम में ही गया था। अरे बात आप करो कि जो विधवा है, विकलांग है, उनकी पेंसिल दिल्ली सरकार ने क्यों बंद कर रखी है? वो पेंसिलें क्यों नहीं मिली दिल्ली सरकार की? सारी पेंशनें बंद हैं, हाँ। नए राशन कार्ड नए बंद राशन हैं। कार्ड बंद है, वो क्यों नहीं मिल रहे हो? और मैं संजय कैंप गया था तो वहाँ पे झुग्गी के बिल 3-3 हज़ार रुपये के हैं, एक महीने के। मेरे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है और मेरे पास उन बिलों की कॉपियाँ भी मौजूद हैं। तो इस हालत के लिए कैसे झुग्गी वालों के बिल जब 3,000, 2,000, 5,000 या 5 महीने का बिल 9,750 का आता है, तो वो बिजली झुग्गी वालों को कहाँ फ्री मिली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको बोला ना, नौटंकी ड्रामा करने वाला है आदरणीय केजरीवाल साहब। अगर आपको 10 लोगों को बिजली माफ़ करेगा तो हज़ारों में प्रचार करेगा। उसका एक ही नौटंकी ड्रामा है, सिर्फ गरीबों को इमोशन करना। वो सिर्फ गरीबों को, गरीब भाइयों पर चोट मारता है, बाकी उसका कोई काम नहीं आदरणीय केजरीवाल का। मैंने आपसे बोला ना, देखिए जो पार्टी रामलीला ग्राउंड पे कस्में वादे करके आई है और जिसमें आदरणीय केजरीवाल ने अपने बच्चों तक की कसमें खाई है कि ना मैं बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना अगरबत्ती लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, और सारी की सारी सुविधा ली। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो जनता का क्या विकास करेगा? कैसी क्या विकास करेगा? आजकल लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं, और उसके अलावा एक मसाज की भी बड़ी चर्चा है तिहाड़ जेल की। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो सोशल हमने मीडिया में देखा, नेशनल मीडिया पे, वो जो मसाज कर रहा था जैन साहब का, जैन साहब की रिंकू रेपिस्ट है। वो शर्म आनी चाहिए। एक रेपिस्ट उसको बता रहे कि वो उसको वो बता रहे थे कि कार्यकर्ता है, क्या बता रहे थे उसको? फिजियोथेरेपिस्ट या लग रहा है काम करते हुए। एक रेपिस्ट है, वो नजर आ रहा है सबको सामने। क्या वो डॉक्टर नजर आ रहा है आपको? एक रेपिस्ट उसकी मसाज कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, पूरा देश देख रहा है। क्या वो जो जब पैर दबा रहा है, क्या उसको कुछ विशेष सुविधाएं मिलती थी जेल में, इसकी वजह से कि पैर दबाऊंगा, या उसको सजा में छूट होने के चांस हैं? सत्येंद्र जैन जी के पैर दबाने की वजह से, पैर दबाने की वजह से क्या उसको जेल में उस रिंकू को भी कुछ विशेष सुविधाएं मिल रही थी? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए मैंने आपको बोला ना, ये लोग पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो थेरोपिस्ट जो कर रहा था रिंकू, उसको बताया कि ये डॉक्टर है, जबकि खुलासा हुआ कि वो एक रेपिस्ट केस में है। ये पूरे देश में और उजागर हुआ हर जगह कि एक रेपिस्ट उसकी मसाज कर रहा था। तो इनकी नियत और इनकी करनी और धरनी में आपके सामने फर्क पता चल रहा है। चौधरी साहब, मैं ये पूछ रहा था, क्या रिंकू को भी क्या विशेष सुविधाएं मिल पा रही थी? जेल मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, इसका ही आदमी है वो, बिल्कुल इसको भी VIP सुविधा मिल रही है, इसी का आदमी है वो। अच्छा, रिंकू को भी सुविधा? इनके हाथ जुड़े हुए हैं।
अरे भाई जो उसकी मसाज कर रहा, सब कुछ कर रहा है, उसको सारी VIP सुविधा मिल रही है, और किसका आदमी होगा वो? क्या तो अगर इनके हाथ ऐसे लोगों से तो जुड़े हुए हैं। क्या तो जो अगर सेवा करता है तो कुछ तो मेवा मिलती है ना। देखिए मैं आपसे क्या करूँ, मैं कुछ दूसरा बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इनका ही आदमी है वो। एक रेप के केस में गया हुआ आदमी कभी रेप के केस में ऐसे VIP सुविधा में आ सकता है? आप बताइए। और अखिलेश पति त्रिपाठी पैसे के 80 लाख के लेन देन में, और एक विधायक फिर पैसे के लेन देन में उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा दबा के पीटे हुए देखे गए। अब आम आदमी पार्टी किस नाते से कहती है कि मैं ईमानदार पार्टी हूं, और क्या वो ऐसी ही ईमानदारी पूरे देश में लाना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है, मैंने कहा था ना आपसे कि जो आदरणीय केजरीवाल साहब एक मॉडल पेश कर रहे थे पूरे दिल्ली और देश के अंदर कि हम ईमानदार और कट्टरवादी पार्टी है, वो पूरे देश में खुलासा हुआ कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर निगम पार्षदों की जो टिकट बेची गई है, कार्यकर्ताओं का 5.5 साल की मेहनत को उन्होंने बेचा है, वो पूरे देश के सामने उजागर हुआ है। अगर जो कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है, जो अपने परिवार को नहीं देखता, उसका परिवार ही पार्टी होती है, रात दिन एक कर देता है, फिर अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को और पैसे वालों को टिकट देते हैं, उस पार्टी को कभी बढ़ती नहीं है। वो पार्टी हमेशा गड्ढी में जाती है, गड्ढी में जाएगी ये पार्टी, क्योंकि पूरे देश में खुलासा होगा कि केजरीवाल कितना ईमानदार है और इनके नेता, उनके विधायक कितने ईमानदार हैं। ये तो रही हमारी दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति। आम आदमी पार्टी की एक उम्मीदवार थी संतोष रानी, वार्ड नंबर 165 से, जिनका कि नॉमिनेशन रद्द हुआ, और विधायक साहब खुद गए थे उनके नॉमिनेशन कराने, और नॉमिनेशन के बाद में कि जो कि 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ चुका हो या लड़वा चुका हो, वो व्यक्ति कैसे गलती कर सकता है उस टिकट के या नॉमिनेशन भरने में, जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन क्या चला है मुझे इस बारे में कोई कमेंट्स तो करना है नहीं। इस बारे में मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? सॉरी नाम सुभाष भाई। इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं, तो रद्द क्यों हुआ है, क्या कारण हुआ है? आपके कौन कौन से दिग्गज नेता अभी तक दीपिका जी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं? अभी तो रमेश कुमार जी एक्स MP आई है हमारे को, और कोई भी आएंगे क्या? प्रोटोकॉल के सिस्टम से सब लोग भी आएगा, सारा आएगा। क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी लोग जुटे हुए मेहनत से, और दीपिका जी एक दमदार टक्कर देती हुई नजर आती है। ये तो मुझे भी नजर आया कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वन साइड है सर, कोई त्रिकोणीय नहीं है। कमल मुरझा जाएगा, झाड़ू चलेगी नहीं, एक तरफ नहीं। मैं तो इस बात को नहीं कह सकूंगा। मैं तो यहाँ के सर्वे को देखते हुए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय तो हो चुका है। जो 2 तरफा होता था, 2 तरफा नहीं होगा, त्रिकोणीय होगा। जीत किसकी होगी इसका मुझे भी नहीं पता, ये तो भविष्य बताएगा। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली। नमस्कार सुभाष।